नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आप लोग करंट का इंतजार कर रहे थे कि कब करंट की क्लास आएगी और अपन करंट पढ़ेंगे। शॉर्ट स्वीट क्लास लेके आया हूं आप लोगों के लिए। हालांकि हर बार जितनी ये बड़ी क्लास नहीं होने वाली है साथियों, थोड़ी सी थकान महसूस कर रहा हूं, इसलिए फिर भी कोशिश है कि जितनी क्लास दे पाऊं उतनी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो, काम में आए। तो स्पेशली फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो समसामयिकी पूछी जाएगी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ज्यादा काम की है। ये बाकी एग्जाम में भी काम में आनी ही है, तो इसमें लेटेस्ट अपन जो समसामयिकी है वो पढ़ेंगे और एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। कल संडे को साथियों एक बड़ी क्लास देने का इरादा है और वो बड़ी क्लास में आपको देने का इरादा ये है करंट की। ध्यान देना, कल संडे को जनवरी से लेकर अगस्त तक के मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी समसामयिकी से बनते हैं आपके, तो बड़ी 1-1.5 घंटे की क्लास देने का इरादा है। स्लाइडें सही समय पे बन गई और सब कुछ सही रहा तो शाम के समय आपको कल बेहतरीन मतलब तबीयत की क्लास देने का विचार है। तो 5-7 घंटे मुझे लगेंगे स्लाइड बनाने में, लेकिन वो चीज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो कल संडे की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, और आज की शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत इंपॉर्टेंट है आज की भी। तो पढ़ लीजिए, जितना हो सकता है, मुझसे जितना हो पाता है वो मैं कर देता हूं। चलिए शुरू करते हैं साथियों। चलिए, अब सितंबर चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षक दिवस आने वाला है, आप लोगों को सभी को पता है 5 सितंबर आने वाला है। तो सितंबर चल रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो जैसे एग्जाम के पास में जो ऐसे सप्ताह होते हैं या कोई डे है तो वो जरूर याद करें। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? मैंने एक शब्द बोला है, यहां पे ध्यान दिया होगा आपने कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है ना। ये गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के बोला है, इसलिए बोला है कि आपको याद हो जाए ये चीज कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। क्योंकि इसकी थीम क्या है साथियों? इसकी थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। पोषण, भैया मैं मारवाड़ी और मारवाड़िया ने मतलब है ना बढ़िया बढ़िया चीजा, मतलब यूं स्वाद वाली चीजा खाना बहुत पसंद है, मतलब फ्लेवर अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे साथियों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम, प्रश्न जो है थोड़ा घुमा कर देना चाहेगा एग्जामिनर, क्योंकि अब कंपटीशन आप सभी जानते हैं कैसा है। तो यहाँ पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, यानी कि सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। और मैं चाहता हूं कि यदि ये प्रश्न बने तो आपके प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों। केंद्र सरकार द्वारा 1982 से इसे मनाना प्रारंभ किया गया है और आप ये चीज देख पा रहे हो, इससे भी आपको याद हो जाएगा सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ठीक है साथियों। पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है, और ये पूछा जाएगा कहां आयोजित हुआ, तो साथियों ध्यान रखना दुबई के अंदर आयोजित हुआ है। जिसका विषय क्या रहा है? जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग, और इसमें स्पेशली होम्योपैथी के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, इसको बढ़ाने पर और इससे जो प्रभाव मतलब सकारात्मक प्रभाव आते हैं उन पे जोर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका विषय भी ध्यान में रख लेना, ठीक है साथियों। 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना, बहुत गौरव के पल, भारतीय नौसेना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है स्वदेशी युद्ध पोत, ठीक है ना, यहाँ पे स्वदेशी युद्ध पोत INS विक्रांत को शामिल किया गया, ठीक है, जो 1971 के युद्ध में भारत को विजय दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसी का नया अपडेट, वो कहते हैं ना बिल्कुल अपडेटेड आ गया है। तो INS विक्रांत को शामिल किया है, जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं। उसी अवसर पर यहाँ पे भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण PM मोदी जी द्वारा किया गया साथियों। इसमें परिवर्तन हेतु मूल सुझाव किसने दिए? ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा मुझे, और बन सकता है कि सभी को ध्यान है कि भाई फ्लैग जो है अब चेंज किया, अब जो नया फ्लैग है ना लेटेस्ट वो भारतीय नौसेना का, वो ये है। यहाँ पे एक वाक्य भी लिखा हुआ है, शनो वरुण। वरुण जो थे ऋत के देवता थे, यदि आपने इतिहास में पढ़ा है तो ऋत यानी कि जो होता है घटित होता है उसके देवता बताया गया है वरुण को। तो यहाँ पे शनो वरुण लिखा गया है। और शिवाजी की नौसेना से प्रेरित होकर ब्लू रंग को शामिल किया गया है। इसमें अशोक स्तंभ भी है, लंगर भी है, आप देखोगे, और भारतीय ध्वज है। ये वायुसेना का जो ध्वज है साथियों, ये जो ध्वज है ये भी एक लंबी प्रक्रिया से निकला है। जैसे कि अपन ने भारतीय ध्वज पे एक वीडियो बनाया था और उसपे आपको पूरी प्रक्रिया बताई थी कि कब कब इसमें बदलाव हुआ, वैसे ही वायुसेना के ध्वज में भी काफी सारे बदलाव हुए हैं। जैसे पहला 1950 में हुआ, भी मैं बताता हूं आपको। पहले ये ध्यान दे देना कि वाइस एडमिरल VEC बारबोजा
इन्होंने इसमें बदलाव का सुझाव दिया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना इस पे, ठीक है। अब देखो भारतीय नौसेना के जो ध्वज में जो परिवर्तन हुए ब्रिटिश सत्ता से मतलब बिल्कुल उनका जहन में ही अपने नहीं आए, ऐसे चीज कर दिया। क्योंकि पहले यदि देखोगे पहला ध्वज तो जो था 1950 से पहले, उसमें ये इस तरीके का ध्वज था जिसमें ये रेड क्रॉस और ब्रिटिश ध्वज का साथ में आ गया। फिर यहाँ पे अपने भारतीय ध्वज को शामिल किया गया, लेकिन ये रेड क्रॉस रहा। फिर भारतीय ध्वज को शामिल किया लंगर और अशोक स्तंभ के साथ में। इसके बाद में साथियों 2004 से 2014 तक जो ध्वज रहा है वो ये रहा है। 2014 से 2022 तक जो रहा है उसमें देखो ये रेड क्रॉस भी है, अशोक स्तंभ भी है और भारतीय फ्लैग भी है। इसके बाद में 2022 के अंदर यानी कि वर्तमान में अब भी लेटेस्ट जो नौसेना का ध्वज रहा है, अब जो हाल ही का है 2 सितंबर का ही जो इसको अनावरण किया गया, तो वो ये है साथियों, ठीक है। तो एक लंबी जर्नी से ये भी गुजरा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है? अब देखो ये ऐसी जो पुस्तक है ना सीधी पूछ ली जाती है, और जब हमारा ध्यान हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तकों पर, आत्मकथाओं पर नहीं जाता है तो हमारे सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हीरो ऑफ टाइगर हिल यानी कि टाइगर हिल को वापस दिलाने का काम जिसने किया उनके ऊपर ही सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, और इनकी आत्मकथा है ये। और ये साथियों भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी कि सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र को से सम्मानित होने वाला है। और कितने वर्ष में? 19 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ये काम कर दिया था। 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। तो इसलिए ये पुस्तक जो है ये ध्यान में रखना, योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है, YSY। चलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिकायतों के समाधान हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई? ठीक है, समाधान हेतु पोर्टल की शुरुआत की गई। अब शिकायतें किसकी? कर्मचारियों की भी हो सकती है और स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की भी शिकायतें हो सकती है। तो किस लिए की है? उनके समाधान के लिए। अब पोर्टल है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता है, यानी कि ई कंटेंट की तरह होता है। तो यहां पे भी साथियों आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम नहीं, उसका नाम है ई समाधान। बस बिल्कुल, हाउ इजी है रे, मतलब ध्यान करने की काम कौन है। समाधान के लिए किया गया, ई समाधान इस पोर्टल का नाम है। तो प्रश्न बन सकता है कि भैया ई समाधान जो है पोर्टल किसने लॉन्च किया? यूजीसी ने किया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और इसके द्वारा पहले नेट करवाई जाती थी, अब एनटीए द्वारा करवाई जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। चलिए साथियों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा अभी हाल ही में हुई है, जिसके अंतर्गत ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत जो है ना साथियों, यदि शुरुआत पे आप ध्यान दो तो शुरुआत इसकी 1957 से हो गई थी, ठीक है। और एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का नोबेल कह देते हैं इसको, एशिया का नोबेल भी कह दिया जाता है, ये ध्यान रखना। हालांकि इसमें से मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि जब भारतीय यदि शामिल होना तो प्रश्न बनने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि सोथिया राछिम जो कंबोडिया की मनोचिकित्सक है, उनको तदाशी हथोरी, ये घोषणा हुई है, अभी नवंबर में दिए जाएंगे ये। तदाशी हथोरी जापान नेत्र रोग विशेषज्ञ, और बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस बाल रोग विशेषज्ञ, और गैरी बेनचेगी इंडोनेशिया पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो इनके लिए ये घोषणा की गई है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, ठीक है ना। चलिए साथियों, ध्यान में रखना, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट के अंदर प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 30 अगस्त 2022 को घोषित 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया? अभी ही हाल ही में घोषणा हुई है इनकी, कब हुई है? 30 अगस्त को हुई है, ठीक है। सबसे बेस्ट यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है साथियों, यहां पे इस पिक्चर का नाम है शेरशाह, ठीक है। हालांकि शेरशाह तो अफगान हो, वो शेरशाह नहीं है। यहाँ पे जो है शेरशाह, ये फिल्म जो है साथियों विक्रम बत्रा पर आधारित है। विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के हीरो रहे हैं, ठीक है। और कारगिल युद्ध में मतलब वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन अंतिम क्षण तक संघर्ष किया था और विजय श्री दिलाकर फिर अपने मतलब जो है प्राण देश को समर्पित कर दिए थे। और ये हाल ही में मैंने भी अभी कुछ समय पहले ही इस पिक्चर को देखा, तो वास्तव में बहुत
देश पर गर्व करने की इच्छा होती है, ऐसी मूवी है। तो ये एक भारत के सैनिक ऑपरेशन पर बनाई हुई विक्रम बत्रा पर आधारित पूरी पिक्चर है। इसमें विक्रम बत्रा का जो कोड नाम था वो शेरशाह था, इसलिए शेरशाह नाम से मूवी बनाई गई और बेस्ट मूवी दी गई है इनको अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो वो भी विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के ही है, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, हम ओ कहीं दिन किकन दे दियो, हालांकि ये तो भाई साहब जी को है, फोटोशूट में काफी वायरल हुआ है, ठीक है। कई जना सपोर्ट करिया, कई जना आलोचना करी, एडा फोटो खिंचाने नो बताई, ठीक है। चलिए कोई अपा की ध्यान करा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है साथियों कृति सेनन, जो मिमी मूवी के अंदर इन्होंने रोल किया, और मिमी मूवी में ही सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी साथियों मैं बताऊं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया लगती है। देसी आदमी है, अपार तो बिल्कुल हावी और ठंडे ठंडे बोले है, बिल्कुल आराम से बोलते हैं पंकज त्रिपाठी। तो आप लोगों को ध्यान भी होगा मिर्जापुर वेब सीरीज और सेक्रेट गेम्स नेटफ्लिक्स वाली और बहुत सारी मूवी के अंदर, मतलब जिसमें पंकज त्रिपाठी शामिल होते हैं ना, सहायक अभिनेता के रूप में जान फूंक देते हैं। इतनी तबीयत की एक्टिंग ये करते हैं। तो ये जब इनको ये अवार्ड दिया गया तो मैं योग्य समझता हूं इनको भी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार वे भारतीय जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने, यानी कि इसमें अंबानी नहीं है, अंबानी तो मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर है। यहां पे साथियों गौतम अडानी, जब भारत में बिलियनियर्स की बात होती है तो अडानी अंबानी ऐसे ही कहा जाता है, अंबानी अडानी वगैरह, क्या तू के अंबानी है कि तू के अडानी है कि यूं कह दिया करे, ठीक है, मैं नहीं दे दिया करे। तो यहां पे साथियों गौतम अडानी जो है 137 बिलियन डॉलर की संपत्ति इनके पास में है, और एलन मस्क पहले स्थान पे थे, पहले स्थान पे है यहाँ पे, और गौतम अडानी जो है भारत के यानी कि एशिया के पहले व्यक्ति है जो इस सूची में तीसरे स्थान पर काबिज हुए हैं। मुकेश अंबानी साथियों 11वें स्थान पर है और 91.9 बिलियन इनके पास भी संपत्ति। कोई थोड़ी घनी कौन है 1.9 बिलियन लिखिया सोते देख दो पहले है कितनी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा संपत्ति इनके पास में है। क्या करा अपन तो कोई देव रिया, ठीक है ना। चलिए साथियों ये ध्यान रखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल संडे लास्ट, मतलब संडे तक इसको किया गया एक्सटेंड की आप लोगों के लिए जो गुणवत्ता युक्त टेस्ट सीरीज, क्योंकि उभरती हुई राजस्थान के विद्यार्थियों की लगभग जो है उभरती हुई और पहली पसंद बनने जा रही, क्योंकि नाम मात्र के शुल्क में ये गुणवत्ता और इतने प्रश्नों के साथ में अभ्यास करवाने वाला जीजीडी जो है उभरता हुआ प्लेटफॉर्म बना है, और इस पे विद्यार्थियों का काफी विश्वास है, तो मेहनत भी की जाती है। तो कल आप लोगों के लिए इस प्राइज में ये अंतिम अवसर रहेगा। हालांकि प्राइज बढ़ाकर भी अपन ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 5-7 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी मेंटेनेंस को देखते हुए। तो ये है अब भी, यानी कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब, और कल रात 12 बजे तक भी आप लोगों के लिए ये इसी प्राइस में अवेलेबल रहेगी। बाद में मन मत कहिए कि सर हमको पता ही नहीं था कि बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे भी लगातार सूचना दी गई है टीम द्वारा, ये ध्यान रहे। ये पुस्तक तो आप लोगों के काफी लोगों के पास में आ चुकी है और आप लोगों के रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, मुझे पता है। और ये जो है साथियों मार्केट में अवेलेबल है। कई विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर ये आ गई क्या, आए को 12 से 15 दिन होने आए, ठीक है। तो मार्केट में सभी जगह अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से जाकर देख लेना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब देखो 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा साथियों राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और ये मनोनयन की ये पद्धति जो है राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, ये पद्धति साथियों आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? आयरलैंड। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है पॉलिटिकल पढ़ाते समय के, आनी रानी राज के 12 आदमी, ठीक है, यानी कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, रानी यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया है, और राष्ट्र के 12 आदमी यानी राज्यसभा के 12 आदमी जो मनोनीत सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो लिए गए हैं कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो वर्तमान में ध्यान रखना कि पीटी उषा एथलीट, ठीक है, इलैयाराजा संगीतकार, वीरेंद्र हेगड़े समाजसेवी, और श्री विजेंद्र प्रसाद जो है पटकथा लेखक निर्देशक वगैरह है। तो ये इन चारों को मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये रामनाथ कोविंद जी द्वारा मनोनीत किए गए हैं, ठीक है,
क्योंकि रामनाथ कोविंद जी द्वारा इन्हें देखो 6 जुलाई को रामनाथ कोविंद जी थे, 25 जुलाई से द्रौपदी मुर्मू जी ने पदभार संभाला है। तो 6 जुलाई को रामनाथ कोविंद जी द्वारा इनको मनोनीत किया गया, 6 साल के लिए इनका मनोनयन होता है, तो ये ध्यान रखना। अब यदि याद नहीं रहे तो कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना, मैं आपको बताता हूं। पीटी राजा या पीटीआई राजा कर देना, ठीक है, पीटीआई राजा में ज्यादा याद रहेगी कि पीटीआई जी। पीटीआई राजा, देखो पीटी तो यहां से आ गया, ठीक है, राजा यहां से आ गया, पीटीआई राजा वीर विजयेंद्र, अरे बड़ की रेट्रिक, पीटी राजा वीर विजयेंद्र, पीटी राजा वीर और विजयेंद्र, और आपके ये हो गए दिमाग में पीटी राजा वीर विजयेंद्र, ट्रिक तो हाथों हाथ ही बन जा बस, और हाथों हाथ याद हो जाएंगे आप लोगों को। वर्तमान में साथियों खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं कौन, मनोज कुमार, और इन्होंने किनका स्थान लिया है, विनय कुमार सक्सेना का। विनय की जगह कौन आए हैं, मनोज आए हैं, विनय कुमार सक्सेना की जगह पर मनोज कुमार आए हैं। भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने 1 सितंबर 2022 से विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री का कार्यभार संभाला है। 1 सितंबर 22 से घोषणा पहले हो चुकी थी, 1 सितंबर 1922 से इन्होंने कार्यभार संभाला है, जिनका नाम है इंद्रमीत गिल, ठीक है। और सबसे पहले यदि मुख्य अर्थशास्त्री के कार्यभार पद पर रहे हैं तो वो रहे हैं साथियों कौशिक बसु, और ये दूसरे हैं इंद्रमीत गिल जो है वो दूसरे रहे हैं इस पद पे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे स्लाइड पूरी होगी क्या, कौन हुई, हाँ ये पढ़ लिया अपन ने, हाँ बाकी है अभी। चलिए 30 जून 2022 को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किसे मुख्यमंत्री पद हेतु शपथ दिलाई। अब कहां के मुख्यमंत्री पद हेतु, महाराष्ट्र, किसे, महाराष्ट्र के, यहां लिख देना किसे, महाराष्ट्र, ठीक है, किसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद हेतु शपथ दिलाई तो एकनाथ शिंदे को शपथ दिलाई। हालांकि एकनाथ शिंदे के नाम की जब घोषणा की देवेंद्र फडणवीस द्वारा तो सभी जो है चौकन ने भौचक के रह गए थे कि एकनाथ शिंदे के, हालांकि ये जो है अलग भी, इनके एकनाथ शिंदे और इनके सपोर्ट करने वाले अलग हो गए थे शिवसेना वाले उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे साथियों देवेंद्र फडणवीस ने पहले इनकार कर दिया था कि मैं सत्ता का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये इनसे आग्रह किया गया तो उसके बाद में इन्होंने डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, और उप मुख्यमंत्री वर्तमान में यह है एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, पूरे देश में कहीं भी विधानसभा के अंदर सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं साथियों राहुल नार्वेकर, ठीक है। और राहुल नार्वेकर ये जो लिखा है ना मैंने, ये विधानसभा है, कोई विक्रम संवत मत समझ लेना, पांचों क्लियर करता हूं। विधानसभा 3 जुलाई 2022 को, ठीक है ना, महाराष्ट्र विधानसभा के, ठीक। अब देखो याद कैसे रखोगे, यदि आप लोग नियमित विद्यार्थी हो जीजीडी चैनल पर तो आप लोगों को पता होगा, मैं अक्सर कहा करता हूं कि केएल राहुल जो है उनको ज्यादा इसमें मतलब समस्या नहीं होती। हालांकि केएल राहुल हाल फॉर्म में नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने कहने का एक वो तरीका है कि कोई केएल राहुल यानी कि फ्रेशर जो है वो तैयारी करते हैं, उनको बहुत जल्दी चीजें याद होती है। और पुराने 5-7 साल संघर्ष किए हुए सचिन तेंदुलकर है तो उनको मतलब लगता है ऐसा कि सारा याद है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाते हैं। ये समस्या रहती है, आम समस्या है, ठीक है ना, क्योंकि उनको अधिक समर्पण की और जरूरत होती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि केएल राहुल कहने का मतलब क्या है कि कम उम्र के, ठीक है। तो यहां पे आपको याद ऐसे ही रखना है कि राहुल नार्वेकर जो है सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, ठीक है साथियों। 2003 में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा नियुक्त किए गए किन्हें, अमिताभ कांत को किया गया है। और अमिताभ कांत कौन थे, नीति आयोग के सीईओ थे, और हाल ही में 30 जून को ये नीति आयोग के सीईओ पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो अमिताभ कांत को याद रखना। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहां शुरू हुई है, तो साथियों ध्यान रखना रामगुंडम तेलंगाना के अंदर, ठीक है। 100 मेगावाट की ये परियोजना है। यदि आपको याद ऐसे नहीं रहे कि रामगुंडम, सर नाम भी थोड़ा अपाम की के उत्तर भारत वालों वास्ते थोड़ा साउथ वाला नाम थोड़ा टेढ़ा पड़िया करे, ठीक है। तो कैसे याद रखें सर, तो ऐसे याद रख लेना कैसी परियोजना है, तैरती परियोजना है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि राम सेतु क्या है, राम सेतु पानी पर तैरता हुआ सेतु है ना भैया, आप सभी को पता है। और इसी तरीके से आपको याद रखना है कि तैरती हुई परियोजना आ जाए तो हमको रामगुंडम याद रखना है। तो रामगुंडम तेलंगाना की तैरती हुई परियोजना। और साथियों
इसी के साथ में हाँ स्लाइड हो गई पूरी, क्योंकि आज इतनी ही बना पाया क्योंकि आप लोगों को मैंने कंडीशन पहले ही बता दी है। ठीक है, तो ये है कि कल की जो क्लास आएगी साथियों वो जनवरी से लगाकर, और क्योंकि कल संडे है, मैं थोड़ा सा संडे को स्कूल अपने ऑफ रहती है तो थोड़ा सा वहां पे समय मिल जाएगा, तो संडे पूरे दिन अपनी स्लाइड बन जाएगी और शाम को अपन धमाका कर देंगे। तो शाम को कल जो है आप सब जने कह रहे थे कि सर 1 जनवरी से और जुलाई तक की आप बनाओ, जनवरी से अगस्त तक की, तो बिल्कुल जनवरी से अगस्त तक की मोस्ट चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न सीधे एग्जाम में बनने लायक है उन पर आधारित एक करंट की कल समसामयिकी की क्लास अपना तो भाई पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों को याद हो जाए। बाकी कोई ऐसा अपने अंदर कोई टैलेंट नहीं है कि मैं घोल के पिला सकूं, लेकिन एक कोशिश हमेशा की जाती है कि विद्यार्थियों को याद हो जाए, और यही विद्यार्थियों का प्रेम है जो कमेंट करके अक्सर बताते हैं कि सर हमें याद हो गया। और वही अपने लिए तो पारितोषिक सब कुछ वही है, अडानी अंबानी बनने की आवश्यकता नहीं है मेरे लिए, वो लाखों दुआएं ही अडानी अंबानी का फीलिंग दिला देती है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।